क्या है विक्रम संवत की कहानी, क्या है हमारे नववर्ष की कहानी, क्या है उस पंचांग की कहानी जो दुनिया का सबसे सटीक पंचांग कहा जाता है, सबसे सटीक कैलेंडर कहा जाता है। वर्षों से, करोड़ों वर्षों से चली आ रही काल गणना, खगोल विज्ञान और परंपराओं का जीवंत प्रमाण है। ये वो पल है जहां विज्ञान, इतिहास और आस्था एक साथ मिलकर के हमें समय की कथा सुनाते हैं। पंचांग शब्द खुद ही बताता है, पंच यानी पांच और अंग यानी हिस्से। ये 5 अंग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। यानी हिंदू जो पंचांग है सिर्फ तिथि नहीं बता रहा है, दिन नहीं बता रहा है, बल्कि उस दिन की पूरी कॉस्मिक एनर्जी क्या है ये भी आपको समझा रहा है। आपके साथ कथाएं विद आरजे कार्तिक में मैं कार्तिक हूं और जब दुनिया शुरू हुई तब से समय का गणित चलता आ रहा है। इसके कैलकुलेशन की अगर बात करें, गणना की, काल गणना जिसे कहते हैं, तो आज से दुनिया का 1,97,29,40,128वां साल शुरू हो रहा है और इसे हम नववर्ष के रूप में, हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं। दुनिया की शुरुआत से लेकर अब तक अलग अलग कालखंडों में लगभग 30 जो है कैलेंडर बनाए गए, जबकि केवल भारत की बात करें तो यहाँ 20 पंचांग जो है अस्तित्व में आए हैं। हर युग में राजाओं ने अपने अपने जो है पंचांग चलाए। राजा नया संवत इसलिए शुरू करते थे ताकि प्रजा को यह संदेश मिले कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। हालांकि हर राजा नया संवत नहीं चला सकता था। कई शासकों ने पुरानी जो काल गणना है उसको ही अपने समय में मान्यता दी थी। परंपरा और शास्त्रों के अनुसार नया संवत शुरू करने से पहले राजा को अपने राज्य के सभी लोगों का कर्जा चुकाना पड़ता था। इसके बाद नया संवत प्रारंभ होता था। परमार वंश के उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व इस पंचांग की शुरुआत की, जिसे आज विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है और ये इस हिसाब से लगभग 2083 वर्ष पुराना पंचांग है। राजा विक्रमादित्य, जिनके दरबार के 9 रत्नों में ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर भी शामिल थे, जिनकी सहायता से इस संवत की गणना को सटीक बनाया गया। आचार्य वराहमिहिर ने कई ज्योतिष ग्रंथों की रचना की जो आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। विक्रम जो संवत है उसके महीने किसी देवता या इंसान के नाम पर नहीं, बल्कि सूर्य और चंद्रमा की चाल के आधार पर निर्धारित हुए। ये ज्योतिर्विज्ञान की सहायता से बना होने के कारण साइंटिफिक और प्रामाणिक संवत माना जाता है और साल भर के तीज त्योहार की तिथि भी इसी पंचांग के हिसाब से तय होती है। विक्रम संवत की शुरुआत और महीनों को लेकर के उत्तर भारत और दक्षिण भारत में थोड़ा सा अंतर है। उत्तर भारत में इसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मानी जाती है और महीने पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होते हैं, इसीलिए इन्हें पूर्णिमांत कहते हैं। दक्षिण भारत में विक्रम संवत की शुरुआत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से होती है और महीने अमावस्या के अगले दिन शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें अमांत कहते हैं। हालांकि आज भारत में काल की गणना अंग्रेजी कैलेंडर से होती है, लेकिन विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। अभी 2026 चल रहा है, जबकि 19 मार्च से विक्रम संवत 2083 शुरू हो चुका है। हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फाल्गुन होता है। साम्राज्य ऐसा रहा महाराज विक्रमादित्य का कि ना उनके पहले को ऐसा जो है राजा हुआ, ना उनके बाद, न भूतो न भविष्यति। ये वाक्य जो है इसको चरितार्थ किया था विक्रमादित्य ने, जिनके नाम पर यह विक्रम संवत है। इनका नाम 2 शब्दों से बना, विक्रम और आदित्य। जब उनके नाम का, जब उनके पराक्रम का सूर्य चमका तो पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने संपूर्ण एशिया पर विजय प्राप्त की। उस समय उनका साम्राज्य आधुनिक चीन, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, जो इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। इसके बाद भारत का कोई भी शासक इतना विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी सभा में नवरत्नों को रखने की परंपरा शुरू की। उनके बाद अन्य शासकों ने भी इस परंपरा को अपनाया और सदियों तक ये चलती रही। विक्रमादित्य के नवरत्नों में धन्वंतरी, क्षणपक, अमर सिंह, कालिदास, बेताल, भट्ट, शंकु, वररुचि, घटकरपर और वराहमिहिर शामिल थे। ये सभी अपनी अपनी विधा में पारंगत थे। धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञाता थे, क्षणपक जैन संत थे, अमर सिंह के अमरकोश को पढ़ना विद्वत्ता का प्रतीक माना जाता था, शंकु नीतिज्ञ थे, बेताल भट्ट धर्माचारी थे, वररुचि कवि थे, घटकरपर संस्कृत विशेषज्ञ थे, वराहमिहिर महान ज्योतिषी थे और कालिदास के महाकाव्य युग साहित्य बन गए। शनि के साथ संघर्ष की कहानी भी महाराज विक्रमादित्य की बड़ी प्रसिद्ध है। कर्नाटक के यक्षगान में एक कथा है जिसमें बताया गया है कि शनिदेव विक्रमादित्य से नाराज होकर उनकी कई परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन तब भी विक्रमादित्य संघर्ष नहीं छोड़ते और हर परीक्षा में सफल होते हैं। अंत में शनिदेव प्रसन्न हुए और विक्रमादित्य ने उनसे वरदान मांगा कि आम लोग उनके कोप को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन पर कृपा की जाए। कहते हैं कि शनिदेव ने तथास्तु कहा जाता है कि लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आखेट करते हुए अयोध्या पहुंचे। वहां उन्हें इस भूमि में कुछ चमत्कारिक अनुभूति हुई। संतों से और योगियों से ज्ञात हुआ कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। उनके निर्देश पर सम्राट ने यहाँ भव्य मंदिर, कूप, सरोवर, महलों का निर्माण करवाया। कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि पर 84 कसौटी पत्थरों के स्तंभों पर बना मंदिर अत्यंत भव्य था। बेताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी कहानियां भी विक्रमादित्य से जुड़ी हैं। बेताल पचीसी में बेताल हर रात उन्हें कहानी सुनाता और उनकी न्याय प्रियता की परीक्षा लेता। हर बार जब विक्रमादित्य न्याय करते तो उन्हें बोलना पड़ता और बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता। सिंहासन बत्तीसी कथा कहती कि जिस सिंहासन पर विक्रमादित्य बैठते थे उसमें 32 पुतलियां थी जो उनके न्याय में सहायता करती थी। समय के साथ कहते हैं कि यह सिंहासन गायब हो गया, लेकिन बाद में राजा भोज ने इसे खोज निकाला।
जब वो इस पर बैठने लगे तो पुतलियां हंस पड़ी और हर एक ने विक्रमादित्य के गुणों का वर्णन किया। ये कथा थी उस महाराज की, उस सम्राट की, जिन्होंने 57 ईसा पूर्व संवत चलाया अपने नाम से, जो है विक्रम संवत, 2083 वर्ष पुराना, जो उनके दरबार के ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर की सहायता से सटीक गणना के साथ शुरू हुआ, जिनके लिखे हुए ज्योतिष ग्रंथ आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारी आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं।